So hello everyone, welcome back again. I am Ipshita and today we are going to do the second part of cell chapter of class 9th. तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन उनके अंदर कितने सेल्स होते हैं। देखो, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको नाम से ही पता चल रहा है, यूनी मतलब सिंगल, तो मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना हो, मतलब जो एक सेल है वो ही पूरा ऑर्गेनिज्म होगा इसमें। जैसे कि इसके एग्जांपल है अमीबा। अमीबा की शेप कैसी होती है, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, तो हम बोल देंगे अमीबा एक टाइप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया या पैरामीशियम, ये सब होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल। सेकंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर मतलब मल्टी का वर्ड का मतलब क्या होता है, मिनी, तो मतलब जो बहुत सारे सेल्स से बन रखे हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, हम सब मल्टी सेलुलर है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स की। सेल्स की बहुत डिफरेंट शेप होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसीज, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को डिलीवर करना। जैसे हम ऑक्सीजन लेते लंग्स से हैं, लेकिन पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक पार्ट तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हमारे पैरों तक, हमारे हाथों तक, ये सब पहुंचाते हैं रेड ब्लड सेल्स, और इनकी शेप होती है स्फेरिकल। वैसी हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं। जब आप एडोलेसेंट होते हो तो मसल गेन होने लग जाता है, तो वो मसल सेल्स कौन से होते हैं? इनकी शेप देखो, इनकी शेप सर्कुलर नहीं होती। तो इस टॉपिक का मतलब है कि हर सेल जो है उसकी सेम शेप नहीं होती, सेल्स की अलग अलग शेप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ओवम सेल। ओवम सेल्स बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। एंड सिमिलरली स्पर्म सेल, जो स्पर्म सेल है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। इनकी भी शेप एकदम अलग होती है। सब सेल्स की शेप जो है वो सर्कुलर नहीं होती। फिर हम बात करें नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में होते हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी में होते हैं। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है मैसेजेस ब्रेन से पहुँचाना, मैसेजेस को पूरे बॉडी में। ठीक है, आपको पता है ब्रेन कंट्रोल सेंटर है हमारी पूरी बॉडी का, तो जो सारे मैसेजेस हैं वो पूरी बॉडी में कौन पहुंचाते हैं? ये नर्व सेल्स। इसलिए इनकी शेप देखो, इनकी शेप काफ़ी लंबी होती है। इनकी इलोंगेटेड लंबी शेप है ताकि जो मैसेजेस का ट्रांसफ़र है वो जल्दी जल्दी हो सके। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, सेल कैसा दिखता है? अब ये जो सेल मैंने बना रखा है ये एक एनिमल का सेल है। एनिमल का सेल मतलब हमारा सेल, जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, हम प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे। तो हम देखते हैं कि एक सेल दूसरे सेल से इंटरैक्ट कैसे करता है। अगर एक सेल को दूसरे सेल से बात करनी है, जैसे अगर आपको किसी और से बात करनी है, अपने फ्रेंड से बात करनी है, तो आप कॉल करोगे, फ़ोन करोगे। वैसी एक सेल को दूसरे सेल से बात करनी है तो वो कैसे करेगा? वो इंटरैक्ट करेगा इस सेल की बाउंड्री पे। जो इस सेल की बाउंड्री है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री से इंटरैक्ट कैसे करेगी? थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक पतली सी बाउंड्री होती है, ये बहुत थिन होती है, जो क्या करती है? सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा लाइजोसोम, न्यूक्लियस, इन सब को प्रोटेक्ट करती है और सेल को सराउंड करके रखती है, सेल को घेर के रखती है। अब आप ऐसे समझो कि सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। इस पूरे सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। जैसे कि अगर आप एक गुब्बारे को फुलाओगे, बलून को फुलाओगे और उसमें पानी डाल दोगे, तो क्या होगा? जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी ना बलून की, जिसको फोड़ते ही सारा पानी बाहर आ जाता है, वो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर का जो पानी है वो वाटर है। तो सिमिलरली वैसे ही सेल के अंदर भी क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये जेली लाइक सब्सटेंस है, मतलब ये पानी जैसा नहीं होता, ये जेली लाइक होता है। इसको हम बोलते हैं, जैसे आपने पक्का स्लाइम सुना होगा, स्लाइम के साथ कुछ लोग खेलते भी है, तो ऐसा ही कुछ जेली भरी होती है इस पूरे सेल के अंदर। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर हर चीज़ जो है वो तैर रही है, फ्लोट कर रही है। जैसे लाइजोसोम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गए, ये सब इसके अंदर मस्त आराम से तैर रहे हैं। तो अब एक बात बताओ, इस सेल के अंदर फ्लूइड है ना, तो इस फ्लूइड को बाहर तो नहीं जाना चाहिए, सेल के बाहर। अब सेल के बाहर अगर ये फ्लूइड चला जाएगा तो सेल ख़राब हो जाएगा ना। तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? इस फ्लूइड को प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि ये बाहर ना निकल जाए सेल के बाहर। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या काम हो गया?
ये एक थिन बाउंड्री है जो सराउंड करती है सेल्स को, प्रोटेक्ट करती है सेल के कंटेंट्स को, कि सेल के अंदर जो भी चीज़ है उसको प्रोटेक्ट करती है। ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है और ये है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है? देखो, परमिएबल होता है या परमिट करना क्या होता है किसी चीज़ को? अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको परमिट कर रही हूँ कि आप यहाँ आ सकते हो, इस क्लास में घुस सकते हो, तो मतलब इसको हो गया परमिट करना कि आप अंदर आ पा रहे हो। लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ चीज़ों को तो सेल अंदर आने देता है, लेकिन कुछ चीज़ों को सेल अंदर नहीं आने देता है। जैसे अगर ऑक्सीजन को सेल के अंदर आना हो, कोई अच्छी चीज़ को सेल के अंदर आना हो, तो सेल अंदर आने देगा। और कौन अंदर आने दे रहा है? सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल और कुछ चीज़ों को सेल मेम्ब्रेन अंदर नहीं आने देगी। जैसे कि कोई वायरस हो गया, कोई गलत चीज़ हो गई, वो उसको सेल मेम्ब्रेन रोकेगी कि तुम एंट्री मत लो। तो सेल मेम्ब्रेन को कैसे याद करना है? ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। कुछ चीज़ों को अंदर आने दे रही है और कुछ चीज़ों को अंदर आने नहीं दे रही है। ठीक है, इसको अब याद कैसे करोगे? सेल मेम्ब्रेन को CM से याद कर सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को PM। जैसे हमारी कंट्री में चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वैसे ही आपको याद रखना है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक बात बताओ, सेल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को तो अंदर आने दे रही है और कुछ चीज़ को नहीं आने दे रही, मतलब ये लिविंग है ना? वरना इसको कैसे पता चल रहा है कि कुछ चीज़ तो भाई तुम आ जाओ और कुछ चीज़ नहीं आओ? इसलिए सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, डेड नहीं होती। ओके, अब आपकी चैप्टर में एक एक्टिविटी गिवन है। ये है कि हमने क्या करा, हमने एक बीकर लिया जिसमें सिर्फ वाटर था और दूसरा हमने बीकर लिया जिसमें सॉल्ट के साथ वाटर था। दोनों में हमने एग्जैक्ट सेम पीस का पोटैटो डाल दिया। ये है पोटैटो, ये दोनों हमने एग्जैक्ट सेम पीस का पोटैटो डाला और हमने देखा 1 घंटे बाद जो पोटैटो का साइज़ है वो चेंज हो गया। तो 1 घंटे बाद पोटैटो का साइज़ चेंज हो गया दोनों बीकर में। पहला जो बीकर था जहाँ पे सिर्फ पानी था, वहाँ पे तो पोटैटो का जो पीस था वो स्वेल हो गया, मतलब उसका वेट बढ़ गया। जैसे सपोजिंगली पहले पोटैटो का पीस 5 ग्राम आ रहा होगा और पानी में डालने के बाद आप मान लो कि 5.5 ग्राम आ गया। लेकिन दूसरे बीकर में अगर पहले 5 ग्राम था तो फिर 4.5 ग्राम हो गया। तो अब ये एक्टिविटी बता रही है कि पूछ रही है ऐसा क्यों, आप समझाओ। तो देखो क्या हुआ होगा, इसमें जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है वाटर का मूवमेंट। जब पानी मूव करता है एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, इसका मतलब क्या है? जब पानी मूव करेगा जहाँ पानी ज़्यादा है से जहाँ पानी कम है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो ये आलू का पीस है और यहाँ पे पानी है, यहाँ पे सिर्फ प्योर वाटर है, सिर्फ पानी है। तो ऑस्मोसिस क्या बोलता है? पानी मूव करेगा जहाँ पानी ज़्यादा है से जहाँ पानी कम है। तो पानी ज़्यादा कहाँ है? पानी ज़्यादा बाहर है ना, हर जगह पानी पानी है बाहर, और पोटैटो के पीस के अंदर पानी बहुत कम है। तो पानी का मूवमेंट होगा ज़्यादा से, यहाँ पे बाहर ज़्यादा है, से कम में। तो अब एक बात बताओ, जो सब पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाहर से अंदर जाएंगे तो पोटैटो का पीस फूल नहीं जाएगा, इसलिए पहले बीकर में पोटैटो स्वेल हो गया। तो ऑस्मोसिस क्या है, मैं रिपीट कर देती हूँ। ये होता है पानी की मूवमेंट फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब पानी मूव करता है हाई से लो में। अब एक बात और चीज़ याद रखना, हाई से लो मूव कर रहा है बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से मूव करता है। जैसे इस एक्टिविटी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? ये है आलू का छिलका, ये जो पोटैटो की स्किन है, दिस एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो पानी को अंदर आने दे रही है। सिमिलरली अब क्या हो रहा है, बीकर 2 में क्या है? नमक का पानी है, नमक बहुत ज़्यादा है बाहर और पानी है। तो क्या होगा, अब पोटैटो के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर तो सॉल्टी वाटर है बहुत ज़्यादा। तो क्या होगा, पानी का मूवमेंट होगा। ऑस्मोसिस बोलता है पानी का मूवमेंट होगा जहाँ पानी ज़्यादा है, मतलब अंदर ज़्यादा है, अंदर से पानी बाहर जाएगा। एक बार बताओ, यहाँ पे जो भी पानी था आलू के अंदर, उससे पानी बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो क्या होगा, पोटैटो श्रिंक कर जाएगा, पोटैटो का पीस श्रिंक कर जाएगा। और क्योंकि वो सिकुड़ गया है, श्रिंक कर गया, इसलिए उसका जो वेट है वो डिक्रीज़ हो गया, पोटैटो का वेट डिक्रीज़ हो गया है पहले से।
तो देखो ऑस्मोसिस की क्या डेफिनेशन है। It is a biological process where water molecules move from an area of high concentration to an area of low water concentration through a semi permeable membrane। ठीक है, जो मूवमेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से होगी। और इस एक्टिविटी में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या थी, पोटैटो की स्किन थी। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन है आपकी बुक में कि हम बॉइल्ड पोटैटो, उबले हुए आलू को क्यों नहीं यूज़ करते इस एक्टिविटी के लिए। देखो बॉइलिंग की वजह से क्या होता है, बॉइल डिस्ट्रॉय कर देता है सेल को और सेल की मेम्ब्रेन को, क्योंकि हमने बोलता ना सेल मेम्ब्रेन तो लिविंग होती है, लेकिन अगर आप आलू को उबाल दोगे तो आलू को उबालने से वो जो सेल की मेम्ब्रेन है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी वजह से वो फिर सिलेक्टिवली परमिएबल बचती ही नहीं। पहले तो वो पानी को अंदर आने दे रही है, नहीं आने दे रही, या बाहर पानी को निकाल रही है अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। बट आपने पोटैटो को उबाल दिया तो बॉइलिंग किल्स द सेल और डिस्ट्रॉयज द सेल मेम्ब्रेन, इसलिए वो अब सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं बची। अब एक और चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है। हमने पहले पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि जो डिफ्यूजन है वो भी होता है मूवमेंट, जब पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स जब मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। अब ऑस्मोसिस भी तो सेम ही है, हाई से लो में चीज़ जा रही है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, ऑस्मोसिस सिर्फ पानी की बात करता है। जब सिर्फ पानी की बात होगी और साथ साथ में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तो ऑस्मोसिस होगा, लेकिन डिफ्यूजन में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अपने रूम में परफ्यूम स्प्रे कर दो, परफ्यूम छिड़क दो, तो जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कोने से खुद ब खुद पूरे रूम में जाके फैल जाएंगे। जो आप इन परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स को आप खुद से धक्का नहीं दे रहे ना कि जाओ 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 स्प्रेड हो पूरे रूम में फैलो, नहीं, आप खुद से धक्का नहीं दे रहे हो उसको, वो खुद जाके स्प्रेड हो रहे हैं हर जगह। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन। इनको कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, ये मूवमेंट होता है हाई से लो का और कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। बट ऑस्मोसिस क्या है, ये डिफ्यूजन है वाटर के मॉलिक्यूल्स का अलोंग अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस की। कितने टाइप के ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं, देखो 3 टाइप के ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं। एक होते हैं हाइपोटोनिक, दूसरे होते हैं हाइपरटोनिक और लास्ट होते हैं आइसोटोनिक। ठीक है, अब सुनो, हाइपो को आप ऐसे याद रखना जैसे हिप्पोपोटामस होता है ना, हिप्पो बहुत बड़ा होता है साइज़ में, बहुत लार्ज साइज़ होता है हिप्पो का, तो वैसे ही आपको हाइपो से याद करना है, हिप्पोपोटामस से आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि जो बाहर है, बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर सेल के अंदर पानी कम है। तो बाहर पानी ज़्यादा है से अंदर पानी कम है, तो पानी अंदर चला जाएगा, और क्योंकि पानी अंदर चला जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो मतलब हाइपोटोनिक में मैंने बोला ना, हिप्पोपोटामस से याद रखना है कि जो सेल है वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। सेकेंड है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक पे उसका उल्टा होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि जो बाहर है वहाँ पे कम पानी है और सेल के अंदर ज़्यादा पानी है। अब लास्ट है आइसोटोनिक। याद रखना केमिस्ट्री या साइंस में जब भी आइसो वर्ड का यूज़ हो ना, आइसो मतलब सेम होता है, सेम, बराबर। तो आइसोटोनिक मतलब जब कंसंट्रेशन पानी की सेम हो जाएगी अंदर भी और बाहर भी, मतलब सेल के बाहर भी सेम पानी और अंदर भी सेम पानी, तो हम इसको बोलेंगे आइसोटोनिक। अब एक बात बताओ, जब अंदर और बाहर सेम ही पानी है तो पानी कहाँ जाएगा, पानी कहीं नहीं जाएगा, तो सेल का साइज़ एकदम सेम रहेगा। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन, जो हम ऊपर से हमने थोड़ा बहुत देख लिया है। अब हम इसमें देखते हैं क्या है सेल मेम्ब्रेन। एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतली होती है। पहली बात तो ये होती है 7 से 10 नैनोमीटर थिक। अब नैनोमीटर क्या होता है, एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। अब आपको यही पता होगा
कि 0.1 मीटर ही कितना छोटा होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है ना। तो आप सोचो 0.000000001, मतलब यहाँ पे 9 ज़ीरोज़ आप लगा लो, इतनी छोटी वैल्यू कितनी छोटी होगी, है ना। जब हम 1 से डिवाइड करते हैं 1/10 ही इतनी छोटी वैल्यू होती है, तो इधर अगर आप 9 ज़ीरोज़ लगा दोगे तो वो कितनी छोटी वैल्यू होगी, इतनी पतली होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, वो बनी होती है लिपिड्स की। लिपिड्स जैसे कि फैट्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए एक मॉडल आया है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।